रणवीर के होटल के एक कमरे में काम्या बाथरूम में बार बार अपना मुंह धो रही थी, अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को छुपाने की लाख कोशिश कर रही थी। एक बार फिर काम्या ने अपने मुंह पर पानी डाला और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख लाल हो गई थी, जैसे उसका दिल का दर्द आंखों से बाहर छलक रहा हो। उसने आईने में अपने अक्स को देखते हुए कहा, नहीं काम्या, ये गलत है। तेरे दिल में ऐसे ख्याल आना भी पाप है। ओजस सिर्फ तेरा एक अच्छा दोस्त बनकर रह सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुझे उसकी खुशी में खुश होना है। आज उसकी सगाई हुई है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है और तुझे उसके लिए दिल से खुश होना है। खबरदार जो अपने दिलो दिमाग में उसके लिए कोई गलत विचार लाए। सगाई का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। सब काफी थक गए थे, इसीलिए अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर रहे थे। ओजस अपने कमरे में आया और अपने सूट के ऊपर के 2 बटन जल्दी से खोलते हुए एसी का टेम्परेचर सेट किया, जैसे उसे कितनी गर्मी लग रही हो। सगाई के उस माहौल में उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। वो बस जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। ओजस की आंखें बंद थी और उसके सामने अपने और काम्या के साथ बिताए सबसे खूबसूरत पल आ रहे थे। अचानक से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने वैसे ही लाल आंखों से ऊपर देखते हुए भगवान से शिकायत की, क्यों हालातों को इतना मुश्किल बना रहे हैं आप? इतना हिम्मत वाला नहीं हूं कि इन सब से लड़ सकूं। जब मैंने आपसे काम्या को मांगा था तब आपने मुझे उससे दूर कर दिया, और अब जब मैं अपनों की खुशी के लिए मीरा के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा था, तो आपने काम्या को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस लड़की के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सोची थी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये जानते हुए मैंने अपनी जिंदगी जीना शुरू किया था, पर एक बार फिर आपने वही किया जो आपने सालों पहले किया था। मेरी माँ को मुझसे छीनकर हर वो इंसान जो मेरी जिंदगी में अहमियत रखता है, आप उसे मुझसे दूर ले जाते हैं। अगर आपकी यही जिद है तो यही सही। अब मुकाबला सामने से होगा। काम्या सामने रहेगी और मैं मीरा के साथ शादी करूंगा। मैं भी तो देखूं आपकी क्या मर्जी है। कहीं प्यार का दर्द था तो कहीं प्यार से शिकायतें। कुछ अजीब ही चल रहा था ओजस और काम्या का रिश्ता। ऋषि जब अपने कमरे में आया तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आई। वो बालकनी में चेक किया और बाथरूम में चेक किया, पर आराध्या वहां भी नहीं थी। ऋषि को लगा कि रूठकर आराध्या जरूर कमरे में आई होगी, पर यहाँ उसे ना पाकर अब ऋषि को बेचैनी होने लगी थी। ऋषि आराध्या को फोन किया तो उसका फोन कमरे में ही बज रहा था। वो जल्दी से रूम से बाहर निकला और आराध्या को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ आराध्या गार्डन एरिया में खड़ी थी। वो एकटक चांद को निहार रही थी। जब आराध्या को एहसास हुआ कि वो काफी देर से यहाँ खड़ी है और उसके ना मिलने पर ऋषि और बाकी सब परेशान होंगे, तो वो वापस जाने के लिए मुड़ी। आराध्या जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखा, बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने को हुई। वैसे ही कोई उसका हाथ थाम लिया। आराध्या डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में एक आवाज आई, सिस्टर, आप ठीक हैं? आराध्या धीरे से अपनी
आंखें खोली तो देखा कि सामने एक लड़का उसका हाथ थामे खड़ा था। आराध्या सीधी खड़ी हुई और उस लड़के को देखकर इशारे में कहा कि वो ठीक है। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और वो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। तभी पीछे से ऋषि आया और आराध्या को एक तरफ से हक करते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? पता कितना डर गया था मैं। कितनी बार कहा है ऐसा बिना बताए मत जाया करो कहीं पर भी। आराध्या इशारे में कहा कि वो बस गार्डन में खड़ी थी कि उसका पैर फिसल गया, लेकिन इसने उसे बचा लिया। ऋषि सामने देखा तो रणवीर सामने खड़ा था और वो दोनों को हैरानी से देख रहा था। ऋषि रणवीर से कहा, थैंक्स मेरी वाइफ की हेल्प करने के लिए। रणवीर हैरानी से उन दोनों को देखकर कहा, ये आपकी वाइफ है? ऋषि जी, ये मेरी वाइफ है, आराध्या नंदा। रणवीर हैरानी से कहा, पर ये तो शायद। रणवीर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि ऋषि ने कहा, मेरी वाइफ बोल नहीं सकती। रणवीर ने एक अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी मिस्टर नंदा। ऋषि, इट्स ओके। ऋषि आराध्या से कहा, बाहर ठंड हो रही है, चलो रूम में चलते हैं। रणवीर ऋषि को देखकर कहा, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, जयपुर में हम दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचा था। रणवीर को अब याद आया कि ऋषि से उसकी पहली मुलाकात उसके होटल के पार्किंग एरिया में हुई थी, जब दोनों की कार लगभग टकराने को ही थी। आराध्या इशारे में ऋषि को देखती है और इशारे में कहती है कि एक्सीडेंट के बारे में उसने उसे क्यों नहीं बताया। ऋषि कहा, बता देता तो तुम डर जाती, और वैसे भी कुछ हुआ नहीं। ऋषि रणवीर को बाय बोलकर आराध्या को लेकर वहां से चला गया। रणवीर अभी भी हैरानी से आराध्या और ऋषि को जाते हुए देख रहा था। उनके जाने के बाद रणवीर अपने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मी नंदा की वाइफ को पहले कहीं देखा है। रणवीर ने आराध्या को कहा, देखा है। यही सोचते हुए रणवीर भी अपने रूम में चला गया। कुछ खुशियां, कुछ गम, रूठ नाम नाना, प्यार इकरार, नोक झोंक। इसी के साथ उसकी सगाई का ये कार्यक्रम खत्म हुआ और अगले दिन हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ। रणवीर अपने कमरे में बैठा था और अपने हाथ में फोन लिए किसी मैसेज को देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। रणवीर बार बार उस मैसेज को पूरा पढ़ रहा था। अचानक से रणवीर ने अपने फोन की गैलरी ओपन की और इसमें से प्रियंका की तस्वीर को देखते हुए कहा, तो ये हो तुम? मुझे नहीं पता था जिस लड़की के लिए मैं इतना पागल पागल बना फिर रहा हूं, वो बिल्कुल मेरे सामने ही थी। प्रियंका, तुम ऋषि नंदा और ओजस कपूर की दोस्त हो। वो लोग हैं जिनके साथ भाभी इस वक्त भैया की जमीन वाला प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। साल भर पहले मुंबई फैशन वीक में तुम्हारी मुलाकात गौतम अग्रवाल से हुई थी और उसके अट्रैक्शन को तुमने प्यार समझ लिया था। रणवीर प्रियंका की तस्वीर को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो गौतम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तो अपने प्यार की कसम प्रियंका, मैं उसे जान से मार देता। ये प्रियंका के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो रणवीर ने निकलवाई थी। जब से उसे ये पता चला था कि प्रियंका का गौतम से कोई रिश्ता नहीं है, तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे जानना था कि जो उसने देखा था वो झूठ था या हकीकत कुछ और ही थी। गार्डन में हल्दी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। सारे मेहमान और रिश्तेदार मौजूद थे।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हल्दी के स्टेज को रति ने डिजाइन किया था। उसने वहां पर पीले गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। रति के मन में इस समय ऋषि और आराध्या को लेकर जो भी थर्ड पार्टी थॉट्स थे वे एक तरफ थे, पर वह अपने भाई की शादी बहुत ही दिल से एंजॉय कर रही थी। ऋषि अपने बेड पर लेटा हुआ सो रहा था, या यूं कहें सोने का नाटक कर रहा था। वह बार बार अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर आराध्या को देखता था, जो सुबह से हल्दी की तैयारियों में लगी हुई थी, और इस बीच उसे खुद तैयार होने का समय नहीं मिला था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसने अपने कपड़े सेट किए और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। इतनी जल्दबाजी में अपने साथ कपड़े ले जाना ही भूल गई। आराध्या बाथरूम में नहा चुकी थी, लेकिन अब उसने ध्यान दिया कि वह तो अपने साथ कपड़े लाई ही नहीं थी। आराध्या ने बाथरोब पहना हुआ था और इसी कंफ्यूजन में थी कि वह बाहर कैसे जाए, क्योंकि बाहर ऋषि सो रहा था। आराध्या ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांककर देखा तो ऋषि अभी भी लेटा हुआ सो रहा था। आराध्या ने अपने मन में सोचा, ये तो सो रहे हैं, जल्दी से जाती हूँ और कपड़े लेकर भाग आती हूँ। आराध्या ने धीरे से दरवाजा खोला और वह दबे पांव कमरे में आने लगी। ऋषि ने अपनी चुस्त नजरों से आराध्या को देखा। ओह गॉड, ऋषि ने क्या देख लिया। अब तो उसकी नींद पूरी उड़ चुकी थी। बेचारा एक तो वैसे ही अपनी पत्नी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। हर बार आराध्या को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता था। साड़ी में, सूट में तो आराध्या ऋषि को घायल कर देती थी, पर आज तो बेचारे ने उसे बाथरोब में देखा था। ऋषि का मन कर रहा था भागकर जाए और आराध्या को गले लगा ले। ऋषि ज्यों का त्यों लेटा रहा। उसने आराध्या को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि वह कब से उठा हुआ है, और आराध्या ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और लेकर बाथरूम में भाग गई। आराध्या कपड़े पहनकर बाहर आई और शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। आज हल्दी थी, तो आराध्या ने पीले कलर की साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और हल्की लाली लगाकर वह खत को तैयार ही कर रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुईं। आराध्या ने घूमकर देखा तो ऋषि दीवार के सहारे खड़ा होकर उसे देख रहा था। आराध्या ने ऋषि को देखकर मुस्कान दी और इशारे में पूछा, आपके लिए कॉफी बनाऊं? ऋषि ने सिर हिलाया। आराध्या ने फिर इशारा किया, कुछ चाहिए आपको? ऋषि ने फिर सिर हिलाया। आराध्या जल्दी से अलमारी की तरफ गई और वहां से ऋषि के लिए हल्दी में पहनने के लिए कपड़े निकाले और बेड पर रखते हुए इशारे में कहा, आपके कपड़े रेडी कर दिए हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है। आराध्या जैसे ही अपनी झुमकियां पहनकर जाने के लिए मुड़ती है, ऋषि उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करने पर आराध्या एकदम जड़ हो जाती है, क्योंकि ऋषि उसके बहुत करीब आ गया था। आराध्या को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ऋषि ने धीरे से आराध्या के बालों को साइड किया और उसके हाथ से झुमका लेकर उसे पहनाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अगर मुझसे कभी कोई गुस्ताखी हुई ना, तो उसकी वजह तुम्हारा ये तिल होगा। ऐसा कहकर ऋषि अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। आराध्या अभी भी वहीं खड़ी ऋषि के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी।
अचानक ही आराध्या की नजर शीशे पर चली जाती है। आराध्या हर बार आंचल छोड़कर साड़ी पहनती थी, पर आज उसने सारी प्लीट्स को इकट्ठा करके अपने शोल्डर पर टिका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी गोरी और पतली कमर दिख रही थी और साथ ही उसकी कमर पर तिल पर हमारे ऋषि बाबू फिर से अपना दिल हार बैठे थे। आराध्या का चेहरा कश्मीरी सेब जैसा लाल हो गया और वह शर्माकर भाग गई, क्योंकि अब उसे ऋषि के शब्दों का मतलब समझ में आ गया था। ओजस अपने येलो कुर्ते की स्लीव्स को सही करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर काम्या पर जाती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। काम्या ने सिंपल से पीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी थी। काम्या उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे लग रहे हो। ओजस अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहता है, तुम खुश हो मेरी शादी से? काम्या ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूं तुम्हारी खुशी में। ओजस एक सार्कास्टिक मुस्कान देता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी खुशी से फर्क पड़ता ना, तो आज हालात कुछ और होते। काम्या ओजस के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने थोड़ा रुककर कहा, प्लीज ओजस, पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। मीरा बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ओजस एक सीढ़ी नीचे उतरता है और काम्या के सामने खड़े होते हुए एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम ठीक कहती हो। मीरा सच में बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक साथ सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद अब मुझे पुरानी बातों को भूलकर सच में आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे तुम बढ़ गई हो। तभी रति ओजस के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए कहती है, भाई चलो ना, सब आपको हल्दी के लिए बुला रहे हैं। ओजस काम्या को देखते हुए वहां से चला जाता है और काम्या उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। ओजस और मीरा को हल्दी लगाने के लिए बिठाया गया और दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया गया। कामिनी ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे किया और उसके हाथ में हल्दी का कटोरा देते हुए कहा, आराध्या, पहले तुम मुझे और फिर उसे हल्दी लगाओ, ये भाभी का शगुन होता है। आराध्या का चेहरा कश्मीरी सेब जैसा लाल हो गया और वह शर्माकर भाग गई, क्योंकि अब उसे ऋषि के शब्दों का मतलब समझ में आ गया था। ओजस अपने येलो कुर्ते की स्लीव्स को सही करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर काम्या पर जाती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। काम्या ने सिंपल से पीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी थी। काम्या उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे लग रहे हो। ओजस अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहता है, तुम खुश हो मेरी शादी से? काम्या ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूं तुम्हारी खुशी में। ओजस एक सार्कास्टिक मुस्कान देता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी खुशी से फर्क पड़ता ना, तो आज हालात कुछ और होते। काम्या ओजस के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने थोड़ा रुककर कहा, प्लीज ओजस, पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। मीरा बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ओजस एक सीढ़ी नीचे उतरता है और काम्या के सामने खड़े होते हुए एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम ठीक कहती हो।
मीरा सच में बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक साथ सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद अब मुझे पुरानी बातों को भूलकर सच में आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे तुम बढ़ गई हो। तभी रति ओजस के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए कहती है, भाई चलो ना, सब आपको हल्दी के लिए बुला रहे हैं। ओजस काम्या को देखते हुए वहां से चला जाता है और काम्या उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। ओजस और मीरा को हल्दी लगाने के लिए बिठाया गया और दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया गया। कामिनी ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे किया और उसके हाथ में हल्दी का कटोरा देते हुए कहा, आराध्या, पहले तुम मुझे और फिर उसे हल्दी लगाओ। ये भाभी का शगुन होता है। आराध्या का चेहरा कश्मीरी सेब जैसा लाल हो गया और वह शर्माकर भाग गई, क्योंकि अब उसे ऋषि के शब्दों का मतलब समझ में आ गया था। ओजस अपने येलो कुर्ते की स्लीव्स को सही करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर काम्या पर जाती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। काम्या ने सिंपल से पीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी थी। काम्या उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे लग रहे हो। ओजस अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहता है, तुम खुश हो मेरी शादी से? काम्या ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूं तुम्हारी खुशी में। ओजस एक सार्कास्टिक मुस्कान देता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी खुशी से फर्क पड़ता ना, तो आज हालात कुछ और होते। काम्या ओजस के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने थोड़ा रुककर कहा, प्लीज ओजस, पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। मीरा बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ओजस एक सीढ़ी नीचे उतरता है और काम्या के सामने खड़े होते हुए एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम ठीक कहती हो। मीरा सच में बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक साथ सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद अब मुझे पुरानी बातों को भूलकर सच में आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे तुम बढ़ गई हो। तभी रति ओजस के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए कहती है, भाई चलो ना, सब आपको हल्दी के लिए बुला रहे हैं। ओजस काम्या को देखते हुए वहां से चला जाता है और काम्या उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। ओजस और मीरा को हल्दी लगाने के लिए बिठाया गया और दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया गया। कामिनी ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे किया और उसके हाथ में हल्दी का कटोरा देते हुए कहा, आराध्या, पहले तुम मुझे और फिर उसे हल्दी लगाओ। ये भाभी का शगुन होता है। शादी में आए मेहमानों में से एक महिला ने जब काम्या को मीरा की हल्दी लगाने से रोका और यह कहा कि वह विधवा है और एक विधवा किसी होने वाली सुहागन को हल्दी नहीं लगा सकती, अब शगुन होता है, तो सारे लोग चौंक गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसकी बात सुनकर काम्या के आंसू छलक गए और उसने अपने हाथ पीछे ले लिए। रणवीर काम्या के सामने आया और उस औरत पर चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस जुबान में बात करने की? उस औरत ने कहा, अरे तो क्या गलत कहा मैंने? क्या यह सच नहीं कि इस औरत के पति की मौत इसकी शादी वाले दिन ही हो गई थी? मीरा आगे आई और उस औरत से कहा, तो इसमें काम्या की क्या गलती है? इनके पति मर गए हैं, पर ये तो जिंदा है। इनकी जिंदगी जीते जी क्यों मौत से बदतर बना रहे हैं आप लोग?
तभी एक दूसरी औरत बोली, अरे बेटी, समाज के कुछ नियम होते हैं। मीरा गुस्से में उस औरत को देखते हुए बोली, कौन से नियम? जिसमें एक औरत अपने किसी खास के चले जाने के बाद सारी जिंदगी मौत से बदतर जिंदगी जिए। अगर ये समाज के नियम हैं, तो मैं ठुकराती हूँ ऐसे नियमों को। मीरा काम्या का हाथ पकड़कर बोली, हल्दी लगाओ मुझे। मैं भी देखती हूँ मेरे साथ क्या गलत होता है। काम्या अपना हाथ पीछे ले लेती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, नहीं मीरा, ये लोग सही कह रहे हैं। भगवान ना करे अगर मेरे हल्दी लगाने से तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रणवीर आगे आया और काम्या को देखकर कहा, भाभी, चलिए यहाँ से। ना तो ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं और ना ही हमारा इनसे इतना कोई गहरा रिश्ता है जिसकी वजह से हमें यह फंक्शन अटेंड करना पड़े। वो तो हमेशा कपूर के कहने पर यहाँ आई थी, पर अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी आपको यहाँ लाकर। रणवीर काम्या की बाजू पकड़कर उसे फंक्शन से लेकर चला गया। रणवीर जैसे ही हॉल से बाहर निकलने को हुआ, सामने प्रियंका से टकरा गया, जो अपने हाथों में गुलाब जल लेकर आ रही थी। रणवीर का गुस्से वाला चेहरा देखकर वह बोली, क्या हुआ? तभी उसकी नजर काम्या पर गई, जिसकी आंखों में आंसू थे। ये आपकी भाभी रो क्यों रही है? रणवीर इस समय प्रियंका से कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि वह प्रियंका को कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से प्रियंका दुखी हो जाए। इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए काम्या को वहां से लेकर चला गया। प्रियंका अंदर आई तो देखा कि माहौल और भी ज्यादा संजीदा हो रखा था, क्योंकि ऋषि उन दोनों औरतों को फटकार रहा था। पर यहाँ पर कोई था जिसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, इतनी कि उसके नाखूनों से चुभकर उसके हाथ में खून निकल आया था। आंखें इतनी लाल हो गई थी कि मानो हाथों का खून आंखों में दिख रहा हो। यह ओजस था जिसके गाल पर हल्दी लगा हुआ था, पर उसकी आंखों में इस समय बेशुमार गुस्सा था। काम्या को किसी ने उसके सामने इतना कुछ कह दिया और उसने कुछ नहीं कहा। इस समय उसका मन कर रहा था कि वह इस पूरे मैरिज हॉल में आग लगा दे, पर उसने बिना किसी से कुछ कहे वहां से उठा और चला गया। ऋषि उन औरतों पर गुस्सा करते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक औरत होते हुए भी आप दूसरी औरत को इस तरीके की बातें कैसे बोल सकती हैं? जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता, पर जो चला गया उसके लिए आप किसी ऐसे इंसान को दोषी कैसे ठहरा सकती हैं जिसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है? काम्या ने कभी यह नहीं चाहा होगा कि उसके पति के साथ इस तरीके से हो। उसने क्या, किसी ने भी यह नहीं चाहा होगा। पर ईश्वर के फैसले के आगे इंसान हमेशा विवश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर काम्या को उसके कमरे में छोड़ता है और उसे पानी देते हुए कहता है, भाभी, हमें यह शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली मेरे लिए अब वैसे ही नॉर्मल गेस्ट हैं जैसे बाकी गेस्ट होते हैं, और अब आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता यहीं भेजता हूँ। काम्या इस समय कुछ नहीं बोल पा रही थी, वह बिल्कुल शांत बैठी थी। रणवीर वहां से चला गया। 10 मिनट बाद काम्या के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। काम्या उठकर दरवाजा खोलती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं,
क्योंकि सामने ओजस खड़ा था, जो अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। काम्या कुछ कहने को होती है कि ओजस काम्या को लेकर अंदर की तरफ आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। काम्या हैरान होकर कहती है, क्या कर रहे हो? ओजस काम्या को दरवाजे से लगा देता है और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर गुस्से में कहता है, और कितना बर्दाश्त करना है तुम्हें? काम्या थोड़ी घबरा जाती है और ओजस के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ओजस, क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्लीज जाओ यहाँ से। ओजस काम्या का दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे से लगाते हुए कहता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल भी नहीं पड़ता था और आज भी नहीं पड़ता है। काम्या की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, तुम्हें नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। जाओ यहाँ से। क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो? ओजस अपने हाथ से काम्या के गाल पर आ रहे आंसुओं को साफ करता है, पर एक दर्द के साथ उसे कहता है, वही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। ओजस ऐसा कहते हुए काम्या की दोनों गालों के आंसू साफ करता है। काम्या ओजस की आंखों में देखते हुए कहती है, यह गलत है। ओजस काम्या की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। दोनों अपनी भावनाओं में बह गए थे। ओजस के दिल में जो काम्या का दबा प्यार था, वह कहीं ना कहीं बाहर आने को हो रहा था। काम्या, जिसने इतना सब कुछ अकेले ही सहा था, जब उसे ओजस का साथ मिला तो वह भी अपने फीलिंग्स को छुपा ना सकी। ओजस धीरे धीरे काम्या के होठों की तरफ बढ़ने लगा था और एक एहसास के साथ काम्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। बस कुछ ही दूरी का फासला था दोनों के होठों के बीच, जैसे बरसों से तपते रेगिस्तान को पानी की बंद मिलने वाली हो। पर तभी दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। दोनों अपने होश में आ जाते हैं। काम्या को अब एहसास हो रहा था कि वह क्या करने जा रही थी। उसने ओजस को खुद से दूर कर दिया। इस बार ओजस ने भी कोई विरोध नहीं किया और वह 2 कदम पीछे हो गया। काम्या ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर एक वेट्रेस अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। काम्या ने ट्रे ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। ट्रे टेबल पर रखी और ओजस को देखते हुए कहा, प्लीज ओजस, जाओ यहाँ से, और आज जो हुआ है वह दोबारा ना हो। ओजस वहां से चला गया। उसके जाने के बाद काम्या ने दरवाजा बंद किया और बाथरूम में गई। काम्या ने टैप ऑन किया और पानी को अपने हाथ में लेकर जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके पूरे गाल पर हल्दी लगा हुआ था। उसके बाजू पर भी हल्दी थी। ओजस ने जब उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे से लगाया था, तब उसके हाथों की हल्दी उसके ऊपर लग गई थी। और जब काम्या के आंसू पोंछे थे, तब उसके हाथ से हल्दी उसके चेहरे पर लग गई थी। काम्या यह देखकर बहुत घबरा गई। अगर किसी ने मेरे चेहरे पर हल्दी देख ली तो न जाने क्या सोच ले, उसने सोचा। उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। पर कहते हैं ना, प्यार का रंग इतनी आसानी से नहीं उतरता। उसके चेहरे से हल्दी का पीला रंग जा ही नहीं रहा था। अब यह रंग हल्दी का था या ओजस के साथ नजदीकी का, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल था। होटल के एक कॉरिडोर में 2 महिलाएं आपस में बात करती हुई जा रही थी। तभी अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट चली गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा हो गया।
वे दोनों महिलाएं बहुत डर गईं और उनमें से एक ने कहा, बहन जी, यह लाइट क्यों चली गई? दूसरी महिला ने कहा, पता नहीं बहन, अचानक लाइट कैसे चली गई? तुम्हारे पास फोन तो होगा ना, तो जला लो। पहली महिला ने कहा, अरे, मैं तो अपना फोन रूम में ही भूल आई। आप अपना फोन यूज कर लीजिए। दूसरी महिला ने कहा, मेरा फोन भी तो कमरे में ही रह गया है। एक काम करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कदमों से कॉरिडोर से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक से उनका पैर किसी चीज से टकरा गया और वे दोनों एक पिलर से जा लगी। दोनों के सर पर चोट लग गई। दोनों औरतें अपना माथा मसलते हुए आगे बढ़ी। तभी उनका पैर कारपेट में फंस गया और वे दोनों जमीन पर गिर गई। अचानक ऐसा हुआ जैसे कि उनके ऊपर कुछ गिर रहा है और देखते ही देखते कोई चिपचिपा सा लिक्विड उनके ऊपर गिर गया। वे दोनों महिलाएं चिपचिपे लिक्विड में बिल्कुल नहा गई थी। वे दोनों औरतें बहुत हैरान हुईं और लिक्विड को झाड़ते हुए और परेशान सी हालत में आगे बढ़ी कि तभी उनके ऊपर कुछ और गिरा। वह बहुत ही हल्का सा था, पर उन्हें लगा कि जैसे उनके शरीर पर कुछ लग गया है। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि यह उनके साथ हो क्या रहा है। दोनों औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने ऊपर से सारी चीजें हटा रही थी। जैसे तैसे कर वे दोनों कॉरिडोर से बाहर आईं, तभी अचानक से लाइट आ गई। वे दोनों औरतें हैरान एक दूसरे को देख रही थी और जैसे ही एक दूसरे पर नजर पड़ी, वे दोनों चिल्ला पड़ी। कॉरिडोर के बाहर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। वे दोनों औरतों को देखकर जोर-जोर से हंसने लगे। उन बच्चों के माता-पिता उनकी आवाज सुनकर जब वहां आए, तब वे भी उन दोनों औरतों को देखकर वहां पर हंसने लगे, क्योंकि उन दोनों औरतों के ऊपर सफेद पंख लगे हुए थे, जिससे वे पूरी की पूरी मुर्गी नजर आ रही थी। उनके पूरे शरीर पर लिक्विड फेविकोल लगा था और पूरे शरीर पर छोटे-छोटे पंख चिपके हुए थे। सर से लेकर पांव तक वे दोनों चलता फिरता नमूना नजर आ रही थी। सब लोग उन औरतों को देखकर जोर-जोर से हंस रहे थे। वे दोनों महिलाएं समझ गईं कि ये सब उन्हीं पर हंस रहे हैं। वे ना आंखों से देखा नाता और सीधे अपने कमरे में भाग गईं। तभी पिलर के पीछे से ओजस और प्रियंका बाहर आए और एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और एक दूसरे को ताली दी। ओजस मुस्कुराते हुए प्रियंका से कहा, ऑपरेशन अच्छा था तेरा। प्रियंका थोड़ी प्राउडली अपने सूट का कॉलर उठाते हुए कहा, अब ऐसे छोटे-मोटे काम के लिए मुझे तेरे थैंक्स की जरूरत नहीं है। यह तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। ओजस उस तरफ देखा जहां वे औरतें गई थी और वह देखते हुए कहा, मेरी काम्या को दर्द देने वालों की तो मैं जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा, और तुम लोगों की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए थे। इतनी सजा तो बनती है तुम्हारी। ये दोनों वही औरतें हैं जिन्होंने काम्या को विधवा और अपशकुन कहा था। वे दोनों अपना सामान बटोरती हैं और होटल से बाहर आती हैं। तभी सामने से मिस्टर कपूर आते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। मिस्टर कपूर के कुछ विदेशी दोस्त आने वाले थे। वे उन्हें लेने एयरपोर्ट गए थे, इसीलिए वे हल्दी के फंक्शन में शामिल नहीं थे और ना ही उन्हें पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन दोनों औरतों को देखकर वे उनसे पूछते हैं,
अरे आप दोनों कहाँ जा रही हैं? दोनों औरतें हैरान परेशान एक दूसरे को देखती हैं और फिर मिस्टर कपूर से कहती हैं, भाई साहब, हमें थोड़ा काम है, इसीलिए हम जा रही हैं। पर आप परेशान मत होइए, हम शादी वाले दिन आ जाएंगी। मिस्टर कपूर ने कहा, ऐसे कैसे? शादी वाले दिन आ जाएंगी? आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। चलिए वापस अंदर जाइए और अपना सामान रखिए। इतना मजाक उड़ने के बाद वे दोनों अब यहाँ नहीं रह सकती थीं, वरना ये लोग उनका और मजाक बनाते, क्योंकि उन्हें मुर्गी के रूप में बहुत से लोगों ने देखा था। पहली महिला ने कहा, भाई साहब, हम कह रहे हैं ना, हम शादी वाले दिन आ जाएंगी। अभी बहुत जरूरी काम है। अब मिस्टर कपूर ने कोई बहस नहीं की और अपने ड्राइवर को उन्हें घर छोड़कर आने के लिए कहा। अपने रूम की बालकनी में बैठा रणवीर कुछ सोच रहा था। हल्दी में हुए हादसे से उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए उसने थोड़ी ड्रिंक की थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे वह किसी का खून कर दे। और होगा भी क्यों नहीं? उसके अंदर खून तो राजपूतों वाला है, जो कभी भी उबाल मार देता है। तभी रणवीर को एक महिला की खुशबू महसूस हुई। वह पलटकर देखा तो बालकनी के दरवाजे से प्रियंका झांककर खड़ी थी और उसे देख रही थी। प्रियंका मुस्कुराते हुए रणवीर को अपने पास बुलाती है। रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए प्रियंका के पास गया। रणवीर प्रियंका के ऊपर पूरा झुकते हुए कहा, तुम सच में हो या बस मेरी इमेजिनेशन है? प्रियंका अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डालते हुए कहा, जो मर्जी वह समझ लो। रणवीर प्रियंका को कमर से पकड़ा और अपने और करीब लाते हुए कहा, अगर तुम मेरी इमेजिनेशन हो तो मैं रियल वर्ल्ड में नहीं आना चाहता। तुम्हारे साथ इस इमेजिनेशन की दुनिया में रहना चाहता हूँ। और अगर तुम सच्चाई हो, इससे ज्यादा खूबसूरत पल मेरी जिंदगी में और दूसरा ही नहीं हो सकता। प्रियंका अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए रणवीर को देखते हुए कहा, तो आजमा के देख लो, मैं सच्चाई हूँ या कल्पना। रणवीर अपना एक हाथ प्रियंका की कमर से हटाकर उसके सर के पीछे ले गया। अगले पल रणवीर अपने होंठ प्रियंका के होठों पर रख देता है और धड़ाम से जाकर सीधे बालकनी के दरवाजे से टकरा जाता है। रणवीर अपना सर मसलते हुए कहा, फिर से इमेजिनेशन में मुझे चोट पहुंच गई। हर बार यही होता है। याद करता हूँ, तुम ऐसे ही पास आती हो और वैसे ही इधर-उधर गिरता पड़ता रहता हूँ। रणवीर अपने मन के ख्यालों में ही उलझा हुआ था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रणवीर जाकर दरवाजा खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि दरवाजे पर सच में प्रियंका खड़ी थी। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए रणवीर को देखा और कहा, क्या कर रहे थे? रणवीर ने खोए हुए अंदाज में कहा, तुम्हें किस प्रियंका है? प्रियंका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी-अभी क्या सुना था। उसने दोबारा पुष्टि की, क्या कहा तुमने? क्या कर रहे थे? रणवीर अब होश में आया। अब उसे पता चला कि यह उसकी कल्पना नहीं थी। सच में प्रियंका उसके सामने खड़ी थी। उसने सीधा खड़ा होकर कहा, वो मैं कह रहा था कि तुम्हें किस प्रियंका? रणवीर, तुम्हें किस लिए बताऊं? मैं तुम्हें किस लिए बताऊं कि मैं क्या कर रहा था? प्रियंका, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रणवीर अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियंका ने कहा, आज हल्दी में जो हुआ उसका पता चला मुझे। रणवीर, प्लीज प्रियंका, मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं
चाहिए। अगर मैं मिस्टर कपूर की इज्जत नहीं करता ना, तो उनके गेस्ट को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने में प्रियंका, अरे वो काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। रणवीर, मतलब प्रियंका, जिन औरतों ने भाभी का दिल दुखाया है, उन औरतों को मैं ऑलरेडी होटल से बाहर का रास्ता दिखा चुकी हूँ। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसा करने की क्या जरूरत थी? प्रियंका अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए और ईटलाते हुए बोली, जरूरत कैसे नहीं थी? कोई मेरे दोस्त को परेशान करे और मैं ऐसे ही छोड़ दूं? रणवीर, कौन दोस्त? प्रियंका, तुम और कौन? रणवीर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, हम दोस्त कब बने? प्रियंका, पता नहीं, पर मुझे जो इंसान अच्छा लगता है, मैं उसे दोस्त मान लेती हूँ। रणवीर मुस्कुराते हुए प्रियंका से बोला, तो मैं तुम्हें अच्छा लगा? प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। रणवीर थोड़ा सा प्रियंका के ऊपर झुकते हुए बोला, कितना अच्छा। अब प्रियंका के सुध-बुध खो गए थे। घबराई हुई आवाज में बोली, मेरा मतलब, ओ मेरा मतलब ये। प्रियंका को इतना घबराया देख रणवीर की हंसी छूट गई और उसने अपने हाथ से प्रियंका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसे अपना दोस्त मान लेती हो, पर जहां तक बात रही मेरी, मैं जिसे अपना मान लेता हूं, फिर वो बस मेरा ही होता है। यह बोलकर रणवीर सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और प्रियंका अपने बेकाबू दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर की होटल के ही एक कमरे में कोई और एक अलग साजिश को अंजाम दे रहा था। चारू अपना फोन निकाला और गौतम को कॉल करके कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। दूसरी तरफ से गौतम ने कहा, किसी को शक तो नहीं हुआ? चारू ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई काम करूंगी और उसमें किसी को शक होगा? गौतम ने कहा, गुड। पर उन लोगों ने तुम्हें इतनी आसानी से नजरअंदाज कैसे किया? मतलब तुम तो उनके साथ ही फंक्शन में गई थी ना? चारू ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, मैंने आराध्या को कहा कि मेरे मंथली पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं फंक्शन अटेंड नहीं करूंगी। और आराध्या का तो मुझे पहले ही पता है, उसे किसी का दुख कहाँ दिखाई देता है। गौतम ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अब तुम सबके बीच में रहोगी, इसलिए बहुत बचकर रहना। किसी को भी तुम पर शक हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चारू ने कहा, उसकी फिक्र मत करो। ये बताओ, तुम कब आओगे? गौतम ने कहा, ओजस कपूर की शादी वाले दिन। फिर एक खतरनाक सी हंसी हंसते हुए, उसकी शादी वाले दिन ऋषि नंदा की बर्बादी होगी। गौतम और चारू अपने मंसूबे बुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे बेखबर आराध्या मेहंदी की तैयारी कर रही थी। ऋषि जब कमरे में आया तो पूरे कमरे में मेहंदी की खुशबू थी। उसने देखा तो आराध्या कल के मेहंदी फंक्शन के लिए मेहंदी को कीप में भर रही थी। ऋषि वॉशरूम से फ्रेश होकर आया और आराध्या के सामने बैठते हुए बोला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बहुत सर्वेंट हैं, उन्हें बोल दो, वो कर देंगे। आराध्या ने इशारे में कहा, यहाँ उसके करने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वो इस काम को जबरदस्ती कर रही है, वरना वो खाली बैठे बैठे बोर हो जाएगी। ऋषि ने सिर हिलाया और उठकर बेड के पास नाइट टेबल से अपना फोन लाकर आराध्या को दिखाया। आराध्या ने देखा तो उसमें एक चमचमाती हुई कार की तस्वीर थी। यह एक लिमिटेड एडिशन की कार थी जो अभी-अभी मार्केट में आई थी और
आते ही इसके सारे एडिशन बुक हो गए थे। आराध्या ने इशारे में पूछा, ये क्या है? ऋषि सोफे पर बैठते हुए बोला, ओजस की शादी का तोहफा। कैसा है? आराध्या मुस्कुराते हुए अपने हाथ से गुड़ का साइन बनाकर बोली, बहुत अच्छा है। ऋषि फोन साइड में रखा और आराध्या से बोला, तुम भी कल मेहंदी लगाओगी? आराध्या ने सिर हिलाया। ऋषि सवालिया नजरों से आराध्या को देखकर बोला, कल तो मेहंदी का फंक्शन है ना? सब मेहंदी लगाएंगे तो तुम क्यों नहीं लगाओगी? वो इशारे में बोली, मुझे मेहंदी लगाने में बहुत देर तक बैठना पड़ेगा और ये मुझसे नहीं होगा। ऋषि हंसने लगा और बोला, बस इसलिए मेहंदी लगा रही हो क्योंकि तुम बहुत देर तक खाली होगी और बोर हो जाओगी। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषि उस मेहंदी के कोन में से एक कोन उठाया और आराध्या का हाथ पकड़ा। धीरे से आराध्या का हाथ अपने सामने किया और उस कोन से आराध्या के हाथ पर एक छोटा सा फूल बनाया। ऋषि कोन वापस प्लेट पर रखते हुए बोला, मुझे डिजाइन तो बनाने नहीं आते, पर कल जब सबके हाथों में मेहंदी होगी तो तुम्हारे हाथ खाली हों, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। और वैसे भी अभी रात हो रही है, तुम्हें सोना ही होगा, तो तुम बोर भी नहीं होगी और तुम्हारी मेहंदी भी सूख जाएगी। आराध्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाई और ऋषि वहां से सीधे बेड पर चला गया और अपनी तरफ जाकर लेट गया। उसके बाद आराध्या वॉशरूम गई। पहले बाथरूम का दरवाजा बंद किया और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आंचल के पीछे से चुपके से मेहंदी का कोन निकाला। ऋषि ने अभी थोड़ी देर पहले जो उसके हाथों में फूल बनाया था, वो उसे देखकर मुस्कुराई और इस फूल के नीचे बहुत ही प्यार से ऋषि का नाम लिखा। थोड़ी देर बाद आराध्या बाहर आई और अपनी तरफ जाकर लेट गई। कुछ ही देर में आराध्या को नींद आ गई। उसके सोते ही ऋषि अपनी आंखें खोली और देखा तो आराध्या उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। ऋषि उठा और साइड टेबल की ड्रॉर में से एक मेहंदी का कोन निकालकर अपने हाथ पर आराध्या का नाम लिखा। ऐसी कोई रस्म इन दोनों की शादी में हुई ही नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों की शादी में कोई रस्म नहीं हुई थी, इसलिए ऋषि के लिए ये सब बहुत खास था। आज होटल को फिर से सजाया गया था। आज की थीम ग्रीन थी। सभी लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और होटल के हॉल में बहुत ही खूबसूरत स्टेज बनाया गया था, जिसके पीछे फूलों से डिजाइन लगाकर उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी लिखा हुआ था। जाहिर सी बात है, आज मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग आज की तैयारियों में बिजी थे, पर ओजस की परेशानी कुछ और थी। रणवीर ने कहा था कि वह अब शादी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब रणवीर काम्या को शादी में नहीं लाएगा। यह बात रणवीर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। यह बात मिस्टर कपूर को भी पता चल गई थी और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रणवीर से उनके जो बिजनेस के रिश्ते हैं वे खराब हों। मिस्टर कपूर ओजस के कमरे में आए और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी डैड, कहिए, ओजस ने कहा। मिस्टर कपूर बैठते हुए बोले, कल हल्दी में रणवीर और उसकी भाभी के साथ जो मिसबिहेव हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? गलत हुआ डैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिस्टर चौहान की भाभी बेहद सिंपल सी लेडी है और उनके साथ यह सब होना, वह भी हमारे बहुत सिंपल सी लेडी है और उनके साथ यह सब होना, वह भी हमारे फंक्शन में
हमारे लिए काफी शर्म की बात है, ओजस ने कहा। और मिस्टर चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह अब हमारे फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। मिस्टर कपूर बोले, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम जाओ और मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ। बाकी जो हो रहा है वह मैं देख लूंगा। मिस्टर कपूर की बातों से ओजस को लग गया था कि वे कुछ करने वाले हैं, लेकिन वे जो भी करेंगे वह सबके लिए अच्छा ही होगा। यह ओजस पहले से जानता था। रणवीर और काम्या होटल के रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे। रणवीर ने कहा, भाभी, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उस के बाद मैं ड्राइवर को कहूँगा, वह आपको घर छोड़ आएगा। काम्या ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, पर भैया, आपको नहीं लगता इस समय मिस्टर कपूर की कोई गलती नहीं है? वह तो उनके गेस्ट ने कुछ कहा था। हमें इस तरीके से शादी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कपूर से आपके अच्छे बिजनेस रिलेशन हैं, भाभी, कोई भी बिजनेस मेरी फैमिली से बढ़कर नहीं है। रणवीर ने कहा, अच्छा, ठीक है। अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं नहीं अटेंड करूंगी यह शादी। पर प्लीज भैया, आप मुझे वापस घर जाने के लिए मत कहिए। वहां मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं यहीं होटल के रूम में रह लूंगी। काम्या ने कहा, भाभी, यहाँ आपको प्रॉब्लम? रणवीर ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर कुछ हुआ भी तो आप होना। काम्या ने कहा। रणवीर मान गया काम्या को होटल में रहने देने के लिए। उधर मेहंदी हॉल में सब मेहंदी की तैयारी कर रहे थे। रति ने दिल्ली की बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था। मीरा को मेहंदी के स्टेज पर बिठाया गया था। मीरा ने आज ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रति ने भी आज ग्रीन रंग का लहंगा पहना हुआ था और अपने बालों का खूबसूरत सा जूड़ा बनाकर उस पर फूल लगाए हुए थे। प्रियंका ने हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला ग्रीन सूट पहना था और आराध्या ने हमेशा की तरह साड़ी पहनी थी, पर यह ग्रीन रंग की एम्ब्रॉयडरी वाली काफी ब्यूटीफुल साड़ी थी। पर आज यहाँ पर कोई और भी मौजूद थी, जिसने भले ही ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया हो, पर उसकी नजरें सबको निहार रही थी। और यह चारू थी, जो हमेशा की तरह अपने वेस्टर्न ड्रेस में थी। आराध्या चारू के पास आई और इशारे में पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चारू मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मैम। तभी ऋषि आराध्या के पास आया और चारू को देखते हुए कहा, अगर आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है तो आराध्या पर ध्यान दीजिए। जी सर, चारू ने कहा। ऋषि आराध्या के हाथ से मेहंदी का थाल चारू को देते हुए कहा, यह मेहंदी वाली को दे दीजिए। चारू थाली लेकर वहां से चली गई और आराध्या ने ऋषि से इशारे में कहा, इतना रूखा होकर बोलने की क्या जरूरत है? थोड़ा प्यार से भी बोला जा सकता था। ऋषि आराध्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मेरे प्यार वाला साइड बस तुम्हारे लिए है, बाकी सबके लिए नहीं। और आराध्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए ऋषि को देख रही थी। ऋषि उसके बहुत ही नजदीक आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कह रहा था। आराध्या अपनी घनी पलकों को बार बार झपक रही थी। उसके ऐसा करने पर ऋषि को हंसी आ गई और वह आराध्या के नाक पर टिकली करते हुए बोला, प्रियंका तुम्हें बुला रही है। आराध्या का ध्यान टूटा और वह देखती है तो प्रियंका मेहंदी वाली के बगल में बैठकर आराध्या को अपने पास आने का इशारा कर रही थी।
आराध्या धीरे से सिर हिलाती है और ऋषि मुस्कुराता हुआ वहां से ओजस के पास चला जाता है। रति ओजस के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो भाई, आपको भी तो भाभी का नाम अपने हाथ पर लिखवाना है। यह सब करना जरूरी है क्या? ओजस ने कहा। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। आपकी भी तो शादी है, रति ने कहा। रति ओजस को ले जाकर एक जगह बिठा देती है और एक मेहंदी वाले से उसे दुल्हन का नाम उसके हाथ पर लिखने को बोलती है। ओजस मेहंदी वाली से कहता है, डिजाइन मत बनाना मेरे हाथ में। तभी उसकी नजर एकाएक कहीं जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे झांक रहा हो। ओजस उधर देखने की कोशिश करता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक ओजस की जो एक उम्मीद थी वह टूट जाती है और वह निराशा के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने काम्या का बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा आ जाता है और काम्या को इमेजिन करते हुए ओजस मुस्कुराने लगता है। मेहंदी वाली उससे कहती है, दुल्हन का नाम क्या है? और अपने ख्यालों में काम्या को इमेजिन करते हुए ओजस कहता है, काम्या।